नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। अभिषेक नमस्कार, जी, प्रणाम। जी, जी, जी। अभिषेक जी, बंगाल का एक तो कई चीज़ है जो रुक ही नहीं रहा है। मतलब कहते हैं ना कि कोई चीज़ शुरू हो और शुरू होने के बाद संभवतः भारत के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार है कि किसी विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी की जीत हो जाती है, लेकिन वो जश्न आज तक ना गाँव में रुकता है, ना तालुका में रुकता है, ना शहरों में रुकता है। कोई ऐसा हफ्ता नहीं जिस हफ्ते जनता ऑपरेशन हिसाब नहीं चला रही और तरह-तरह के गाने आप देख रहे हैं वो माँ चोर तक आ गया है। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी सरकार चलाने की उनकी अपनी गति और स्थानीय यानी प्रदेश के अंदर सेंटर की योजनाओं को लागू करना हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या फिर आप इंटरनेशनल बॉर्डर पर फेंसिंग तक इसको लेके चले जाइए, तो बहुआयामी काम। लेकिन इन्हीं लगभग 1 महीनों में आज टीएमसी कहाँ पहुंची है और विधायकों के बाद अब सांसदों के टूटने की बात की जा रही है। तो मैं अब ये आपसे कहूंगा कि इसमें ये तो पूछने लायक नहीं है कि क्या ऐसा संभव है? अब तो ये है कि कब ऐसा संभव है? आप देखें, राज्यसभा में ममता बनर्जी के बड़े सीनियर सहयोगी सुखेंदु शेखर राय, ये टीएमसी में एक हैसियत रखते हैं। ममता बनर्जी की सामने कुछ ही लोगों की कुछ बातें चल पाती हैं, जिसमें से एक सुखेंदु है। और इन्होंने कहा कि भाई जो वहाँ विधायकों के साथ हुआ है वो संसद में होगा। इसके अलावा काकोली दास, जो कि मतलब कभी सहेली कही जाती थी, अंतरंग और सारे राजदार एक तरह से कहिए, संसद में कब टूट रहे हैं साहब। टीएमसी का क्या हाल होना है संसद में, और ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की स्थिति में कितनी समानता आने वाली है और कितना दोनों की स्थितियां अलग भी होने वाली है। क्या उद्धव ठाकरे से भी 2 कदम आगे होंगी ममता बनर्जी? सबसे पहले तो सर जय श्री राम, आप सबको प्रणाम, दर्शकों को प्रणाम। देखिए बंगाल की चर्चा आप करने से आप अपने आप को नहीं रोक पाएँगे और आज नहीं, मैं कह रहा हूँ 6 महीने बाद, 1 साल बाद भी बंगाल चर्चा में रहेगा। क्योंकि बंगाल में जो हो रहा है, वो भारत की राजनीति में कभी हुआ ही नहीं है। पहली बात तो ये है। अब आते हैं टीएमसी के भविष्य और ममता बनर्जी के भविष्य और इंडी अलायंस वगैरह, वगैरह, वगैरह इन सब पर। सर वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर चोटिल थे तो ओपन करने आए थे। न्यूजीलैंड के विरुद्ध 267-68 का चेज करना था। पहली बार लोगों ने, सहवाग पहले भी कुछ मैचेस खेले थे, लेकिन पहली बार लोगों ने जब ओपन करने आए तो लोगों की दृष्टि पड़ी उन पर और उन्होंने कहा कि भाई इसके रिफ्लेक्सेस तो सचिन तेंदुलकर जैसे। शुभेंदु अधिकारी जी के साथ शुरू में लोगों को लगा कि इनके रिफ्लेक्सेस तो योगी आदित्यनाथ जैसे, किंतु महीने भर के अंदर पता चला कि नहीं, ये मोदी, योगी, हेमंता इन तीनों के कॉकटेल है, मिश्रण है। इनमें वो सारी अदाएं हैं, नजाकत है, कठोर निर्णय लेने की क्षमता है और विपक्ष को डेमोलिश करने की जो क्षमता है, जो अटैक है, वो बहुत खतरनाक है। इससे ये पता चलता है कि असल में मीडिया कितना खतरनाक है। सर मैं जिस पॉइंट को कहना चाहता हूं उस बात को दर्शक समझिए। मतलब यह है कि भले ममता बनर्जी को 2011 के जीत और इनको सेनापति करार दे दिया गया कि चूंकि नंदीग्राम का आंदोलन इन्होंने खड़ा किया और पूरा ये किया, किंतु वास्तविकता ये थी कि वो जीत भी 2011 में जो तृणमूल कांग्रेस को मिली थी वो शुभेंदु अधिकारी की जीत थी। जहां अभिषेक बनर्जी, चूंकि परिवारवाद आया, उन्होंने हाईजैक नहीं किया, शुभेंदु अधिकारी को ट्रैप किया गया। आप देखिए 2 वीडियो फुटेज जिस प्रकार से लीक कराए जाते हैं किसी का राजनीति कैरियर खत्म करने के लिए, हमको आपको पता है। तो ऑन कैमरा जो आज भी लोग कहते हैं कि शुभेंदु पैसा मांगते हुए पकड़े गए थे, वो ऑन कैमरा पैसा मांगते हुए पकड़े गए थे नहीं थे, वो पूरा खेल ही प्रायोजित था ताकि शुभेंदु की राजनीति को समाप्त किया जा सके। किंतु शुभेंदु डरे नहीं,
क्योंकि उनको पता था कि वो हिंदुत्व के साथ है, वो राष्ट्रवादी है और उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं वापस निकलूंगा। उन्होंने पथ बदल दिया और जिस पोजीशन पर थे बहुत मुश्किल था एक नया पथ का निर्माण करके एक ऐसी पार्टी में जाना जिसका कोई नाम लेवा नहीं है, जिसकी राजनीति में शून्यता। लेकिन फिर उनको गाइडेंस मिला अमित शाह जी का, नरेंद्र मोदी जी का। फिर उन्होंने बंगाल की मिट्टी को तो वो समझते ही थे, टीम खड़ी करनी शुरू कर दी। और जब लोगों ने कहा कि अब बीजेपी समाप्त होगी 2021 में, वहां से शुभेंदु अधिकारी ने कहा ना ना ना, यही तो जीत के बीज का रोपण हुआ है, यहीं से जीतेगी बीजेपी। 2024 में मैं एक कल भी आंकड़े देख रहा था, दार्जिलिंग सीट पर भाजपा के जीत का मार्जिन सबसे कम था क्योंकि कोर वोटर भी वोट नहीं दे पाए थे। लेकिन 2026 का चुनाव आते आते सब बदल गया। टीएमसी का कोर वोटर, जिसकी हम लोगों ने इसमें पहले काफी चर्चा कर ली है, कोर वोटर तक वोट कर बैठे बीजेपी को। लेकिन याद कीजिए सर, जब हम लोग बंगाल को कवर कर रहे हैं तो हमने एक बात बार बार कहा था कि ये चुनाव जनता लड़ रही है। उत्तर प्रदेश और बंगाल के बीच एक मूल अंतर समझिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने बाबा को वोट दिया और कहा कि अब सारी जिम्मेदारी आपकी। बंगाल की जनता ये नहीं कर रही है गुरुजी। बंगाल की जनता पुलिस वाले को बता रही है वो 17 नंबर मकान जो है तीसरी गली में, वहां बांग्लादेशी पिछले 5 साल से रह रहा है, अभी तक रह रहा है। वो जाकर के जैसे दरवाजा नॉक करते बोला ये आपके बारे में है बात, तब तक अगले दिन वो बैग वैग पैक करके मालदा बॉर्डर और मुर्शिदा बॉर्डर पर मिल रहा है। कल मेरे पास अपडेट आया कि 1.5 से 2 लाख लोग बॉर्डर पर हैं। मैंने बोला कि रोज तो जा रहे हैं 3-4 हजार 5 हजार ही, तो बोला यही तो बात है, एक बार में 3-3 4-4 5-5 हजार करके ही जा रहे हैं, मगर ये लोग आ गए हैं अभी से। मैंने पूछा फिर क्या कर क्या रहे हैं? बोला बस जल्दी में है लोग पलायन के। मैंने बोला क्यों? बोला कि जितनी जल्दी डिटेंशन सेंटर शुभेंदु अधिकारी ने बनवा दिया, रेडीमेड ये बनवा दिया, वो अंदाजा नहीं था। अब आते हैं ममता की हालत। ममता को अच्छी तरह से पता है सांसद टूटेंगे 25, उसका मैंने 7-8 दिन पहले अपने चैनल पर एक डिटेल मैंने बताया था कि क्यों टूटेंगे, क्या क्या कारण है। आपके चैनल पर एक नया अपडेट देता हूं। 3 जो उनको लगा कि लॉयल सांसद है, शयानी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा, महुआ मोइत्रा, ये 3 इतना आगे जा चुके कि बीजेपी के लिए रास्ता नहीं बनता। तो इन तीनों स्थान पे ममता बनर्जी किसी को हटा तो सकती है और वो हट भी जाएंगी, लेकिन वो चुनाव ही नहीं जीत पाएगी क्योंकि आपको पता है 100% हिंदू वोट कंसोलिडेशन चल रहा है। तो बच जाता है एक बहराम, उसको लेकर के यूसुफ पठान की और सौरभ गांगुली दोनों की ये आगे कि नहीं हमको टीएमसी में से किसी ने नहीं कहा। सौरभ गांगुली ने कहा नहीं मेरे थ्रू नहीं कहलवाया गया, मैं इस तरह की बात का खंडन करता हूं। किंतु वही यूसुफ पठान जो ममता दीदी दीदी करते नहीं थकता था, अगर आप उनका स्पीच सुनेंगे तो ममता बनर्जी बोल के संबोधित कर रहा है। अब सर इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। मैं आपको, संजय दीक्षित सर को, हर्ष सर को, अपने किसी भी जो मुझसे आयु में अनुभव में भी बड़े हैं, जिनसे मैंने काफी कुछ सीखा है, अगर मैं आपकी जगह नाम से बुलाने लगूं तो दर्शक भी समझ जाएंगे कि मतभेद हैं, कुछ सही नहीं चल रहा है। वरना ये अभिषेक तिवारी सर को आप छोड़ के कुछ बुलाता नहीं है, वो तू तड़ाक पे कैसे आ जाए? संभव नहीं है। मतलब मनभेद भी और मतभेद भी है। दर्शक और जनता इतनी समझदार होती है। अब छोड़ क्यों नहीं रहे ये बता देते हैं। आप सर आइएगा मेरे घर पे तो आपको ये वाला कुर्सी पे थोड़ी ना बैठने देंगे, बगल वाला सोफा दे देंगे, वो मंजूर है, लेकिन कुर्सी का अपना प्यार है। और पता है एक बार जब टेस्ट लग जाता है और जब पता है हवा बदल रहा है और हम गुजरात के हैं तो थोड़ा प्रो बीजेपी हो जाएंगे तो क्या है, मेरा घाटा हो जाएगा, कोई मेरा क्या ही कर लेगा। ये जो
टूट हो रही है ये बीजेपी, क्योंकि बीजेपी नई परिपाटी शुरू कर रही है, वो नया लेना नहीं चाहती, तो वो चाहती है कि एक और एकनाथ शिंदे खड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और वो राष्ट्रवाद के नाम पर जो भी अपना पॉलिटिक्स करना है वो करे, भले सपोर्ट रहे। इससे लायबिलिटी नहीं रह जाएगी हमारी भविष्य में किसके किसके ऊपर, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर। टूट रहे हैं 24 से 25 जो मेरे पास जानकारी थी। अब बड़ी बात क्या है सर, इसमें बड़ी बात क्या है कि 60 विधायक टूट गए, इतने सांसद टूट गए, तो पार्टी तो चली जाएगी नए वाले के पास। लेकिन बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी क्या करेंगी। यहां पे उनका काम आया है सबसे उनका लॉयल आदमी, और उसने बोला हुमायूं कबीर ने कि मैं एक सीट छोड़ रहा हूं, ममता दीदी आप चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन ममता बनर्जी उससे विपक्ष में तो आ जाएंगी, हालांकि विपक्ष की नेत्री नहीं रहेगी, खुद एमएलए जरूर बन जाएगी, लेकिन वो टीएमसी समेट कैसे पाएंगे, क्योंकि टीएमसी तो टूट चुकी है। लेफ्ट या कांग्रेस का उदय ज्यादा आसान है, टीएमसी का चैप्टर क्लोज है। लेकिन बीजेपी स्वयं भी ये नहीं चाहते कि टीएमसी पूरी तरह से बर्बाद, वो चाहती है कि टीएमसी बर्बाद हो, लेकिन वैसे ही बर्बाद हो जैसे कांग्रेस बर्बाद हुई, प्राण रहने देना है, प्राण नहीं लेना है। तो ये एक बड़ा अच्छा, मुझे रामानंद सागर का रामायण याद आ गया, जिसमें पहली बार रावण प्रभु श्री रामचंद्र जी से जब लड़ने जाता है, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उसका मुकुट गिरा देते हैं, ध्वजा तोड़ देते हैं, रथ तोड़ देते हैं, सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त कर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जाने के टाइम में वो कहता है मुझे मार दो, तो बोला नहीं, तुम जाओ और सोचो मैं तुमको जीवित छोड़ दिया। और इसी को रावण कहते हैं दुर्दशा। तो ममता बनर्जी की जो हालत है, नरेंद्र मोदी जी ने उनको अस्त्र शस्त्र विहीन किया है, बोला दुर्दशा इसको बोलते हैं। जो तुम डरा रही थी कि हमारे लोगों को, वोटर को, आम हिंदू को जय श्री राम पर भड़कती थी ना, कि याद होगा 6 साल पहले का वीडियो की गाड़ी से जा रही थी और जय श्री राम बोला गया। तो मैं ये कह रहा हूं अवनीश सर कि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं बंगाल के अंदर, वो यूपी और पंजाब तक पहुंच रही है, बड़ी घातक है। 8 तारीख को इंडी अलायंस की, सो कॉल्ड इंडी अलायंस की मीटिंग होनी है। अब उसमें कौन सी टीएमसी को राहुल गांधी लेना चाहते, वो तो उनके ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियसली ममता वाली टीएमसी को लेंगे, उसका कारण है क्योंकि छोटी है, अब निगोशिएशन टेबल पे बराबर बराबर चलेगा। अब बराबर पे बैठे हैं, वरना टीएमसी तो बंगाल में ज्यादा लड़ रही थी, अब बराबर बराबर बैठे हैं, तो राहुल गांधी के लिए बड़ा मुफीद समय है। लेकिन डीएमके को अलग करके अब आप लेके आते हैं विजय को इंडिया अलायंस में, तो क्रेडिबिलिटी कहां रह गई। नो, बंगाल ने पूरे भारत के पॉलिटिकल डायनेमिक्स को एकदम से बदल दिया है। समझदार लोग समझ गए हैं कि भाई अभी हिंदू से बैर नहीं करना है, लेकिन राहुल गांधी और ममता मिलेंगे घोर हिंदू विरोधी, तब तो हिंदू से विरोध ही चलेगा, और फिर बीजेपी के लिए सबसे गोल्डन पीरियड है। ठीक बात। अच्छा, एक चीज बहुत आपने बात किया कि भाई एक तरफ कंसोलिडेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए किस तरीके से डिसमेंटलिंग टीएमसी शुरू है। लेकिन एक चीज पर मैंने तो कहीं नहीं देखा, आप अगर कहीं बातचीत होते हुए देखे हो तो बताइएगा जरूर। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस पर एक थोड़ा सा विस्तार से बात जरूर करनी चाहिए। भाई बीजेपी कपड़ा धोने वाली मशीन है, आदमियों को धो देती है, उसके पास वॉशिंग मशीन है, तमाम चीज हॉर्स ट्रेडिंग करती है, मोटा भाई या निकल गए, इसको मैनेज कर लिया, उसको तोड़ लिया। लेकिन इसी भारत के इतिहास में मेरे ख्याल से इससे पहले यह मौका नहीं होगा कि किसी एक पार्टी के विधायक से लेके उसके कार्यकर्ता से लेके एमपी तक भाव विह्वल हैं और भाग के आने को तैयार हैं, और भारतीय जनता पार्टी दरवाजे नहीं खोल रही, फिलहाल अभी तक नहीं खोल रही है। क्या भारतीय राजनीति में ये शानदार लोकतंत्र का जो एक पैमाना है उसको भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और इस समय होते हुए देख रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे पूरा कबाल, पूरा गिरोह बिल्कुल चुप है। कहीं आपको कोई
ऐसा इकोसिस्टम वाला नहीं दिखाई देगा कि देखिए साहब टीएमसी तो टूटने को तैयार है लेकिन भाजपा ले नहीं रही है। क्या ये एक नया भारतीय जनता पार्टी ने एक नई चीज दिखाई है बंगाल से ही निकाल के कि लो भैया तुम अपनी पार्टियों को तोड़ो, हमारा दरवाजा नहीं खुला है। और बंगाल में प्राइमरी मेंबरशिप बंद कर रखी है बीजेपी ने, इस पर बात कोई क्यों नहीं करता? चलिए मैं इस पे बात करते हैं। भाजपा के जीत में सबके अपने अपने योगदान होंगे, यूट्यूबर के, सोशल मीडिया का, ग्राउंड वर्कर का, हिंदुओं का, लेकिन एक योगदान जिसे हम और आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और जो हम लोगों ने जब फरवरी में बातचीत शुरू की तो हम लोग हमें पागल बोलते थे, कि संघ का योगदान, जो ग्राउंड वर्कर है। तो संघ भी तो फीडबैक देता है हमेशा, समय समय पर। लेना ना लेना आपके ऊपर है। आप मोहन यादव जी भी हो सकते हैं और आप योगी जी भी हो सकते हैं और आप शुभेंदु अधिकारी, ये तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी, अपना अपना विवेक। और फीडबैक में क्लियरली कहा गया कि ये वोट टीएमसी के कार्यकर्ता, गुंडाराज और उसके अगेंस्ट है। तो जिसके अगेंस्ट जनता का एंगर था लेफ्ट में, तो लेफ्ट ने बदला, वो टीएमसी में आ गया। फिर टीएमसी से वो त्रस्त रहे 15 साल। अब भाजपा को चुना, अब वही कैडर यहां आ जाएगा, तब फिर भाजपा के अलावा वो कहां जाएगी? कांग्रेस में जाएगी या किसी अन्य विकल्प को खोजेगी, क्योंकि उसको तो विकल्प खोलना है। मूल पर हम आते हैं सर। मैं सोच रहा था कि बंगाल का हिंदुत्व खो गया, किंतु मैंने इन दिनों रियलाइज किया कि बंगाल ने अपना हिंदुत्व विषम परिस्थितियों में नहीं त्यागा सर। बड़ी अजीब बात है। मैं सोच रहा था, इस पर मंथन कर रहा था। क्या है कि आप अकेले बैठते हैं तो मंथन करते हैं। कांग्रेस का शासन, लेफ्ट का शासन और घोर टीएमसी का शासन के बाद भी बंगाल का कोर आइडियोलॉजिकल जो हिंदुत्व है वो नहीं बदला। उन्होंने दुर्गा पूजा, काली पूजा को नहीं त्यागा। और जब दुर्गा पूजा, काली पूजा और इन्हीं में समस्याएं करने लगी टीएमसी, लेफ्ट ने नहीं किया था। टीएमसी के द्वारा जब इस्लामाइजेशन शुरू हुआ, फरहाद हकीम जैसे लोग आए, तब वो प्रॉब्लम्स भी शुरू हुई। और आप देखिए वोट हिंदुत्व के ऊपर हुआ है। उसका कारण यह है कि जब बंगाल का चरित्र बदलने लगा और पूर्वी बंगाल बनाने की बात हो गई, तभी हम लोगों ने कहा था कि मैसिव अंडर करंट है। जो भी बांग्लादेश में हो रहा है उसके प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। करेक्ट? ठीक है भाई। अब जब ये वर्तमान में परिस्थिति है, तो आप बताइए, आप जो कह रहे हैं भाजपा जैसी गंभीर पार्टी उनको कैसे ले सकती है? नहीं लेगी, क्योंकि जनता हिसाब कर रही है। और हिसाब जिनका हो रहा है उनको कैसे ले ले? उनका तो हिसाब करना है। ये बात शुभेंदु अधिकारी बोल चुके हैं। और शुभेंदु अधिकारी को केंद्र ने पूरी शक्तियां दी है। बोला जैसे काम करना है करो, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट क्या चाहिए? भविष्य में जो चिकन नेक है उसको मगरमच्छ का चेस्ट भी तो बनाना है, गर्दन बड़ी करनी है, छाती चौड़ी करनी है। आपने एक खबर सुनी होगी, अब चूंकि ऑलमोस्ट ये है तो मैं बता देता हूं। बांग्लादेश से एक न्यूज चली थी कि बांग्लादेश बॉर्डर के पास के 10 गांव भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। वहां हिंदू की ठीक ठाक बहुलता भी है। अब बातचीत का दौर शुरू होगा। माने तो ठीक है, नहीं तो बहुत भारत में आपने भाजपा कह दिया, भारत में। हाँ, भारत में तो नहीं, बांग्लादेश के जो है 10 बॉर्डर गांव एरिया, भारत में। वो आपने भारत कहा में भाजपा में, हालांकि भाजपा बांग्लादेश में भी चुनाव लड़ सकती है, ऐसी बात नहीं। जी नहीं, वहां पे परिवर्तन, इंटायर परिवर्तन होकर के। दो बातें ध्यान देने योग्य। बांग्लादेश के अंदर एक्स मुस्लिम मूवमेंट का उठना और बंगाल के अंदर उठना। अरे जब पूर्वी बंगाल को पश्चिम बंगाल बनाने का प्लानिंग हो सकता है, तो पश्चिम बंगाल को भी पूर्वी बंगाल बनाने का प्लानिंग हो सकता है ना? क्यों नहीं? हो सकता है। हाँ, ये तो रिवर्स ऑर्डर है। तो पश्चिम बंगाल जो है, पूर्वी बंगाल ही पश्चिम बंगाल बन जाए, क्या दिक्कत है? वो भी हो सकता है। तो उसका ये ऐसा नहीं कि रातों रात होगा, आपको समय देना होता है, एफर्ट देना होता है। जैसे आप भेजते हो ना किसी रॉ के अधिकारी को
पाकिस्तान में, वो बेचारा 5 साल सिर्फ जगह बनाने में उसको लग जाता है, फिर 5 साल बाद थोड़ा थोड़ा और विश्वास जमाता है। तो एक एसेट को खड़ा करने में 10 साल 15 साल निकल जाते हैं, बड़ा एसेट को खड़ा करने में। तो ऐसा नहीं कि पूर्वी बंगाल रातों रात परिवर्तित हो जाएगा, होगा, लेकिन समय लेगा। वो समय और ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है कि इसी प्रकार से सरकारें चलें। देखिए सर, आपने जो एक और प्रश्न पूछा उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा गंभीर होते हैं कि वर्तमान राजनीति में ममता बनर्जी, कांग्रेस और ये सारी चीजें लोग कहां जाएंगे। चर्चा का वो विषय नहीं, लेकिन 2 मिनट में बोल देता हूं। कल आपने कॉकरोच जनता पार्टी के 2.2 मिलियन वाले पेज का एक प्रोटेस्ट छोटा सा देखा। शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, मतलब गजब थे नहीं, आप सारी बातें छोड़िए सर, मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप निराश हुए कि नहीं ये प्रोटेस्ट देख के? हाँ, तमाशा नहीं देखने को मिला भाई, हम तो थोड़े से अच्छे तमाशे की उम्मीद कर रहे थे, नो डाउट। नहीं, मैं तमाशे की बात नहीं, मैं ये देख रहा था कि एक जो एलिटिज्म का परिचायक सौरभ दास पंखा झलवा रहा है, ऐसे मतलब वो तो सामंतवादी व्यवस्था को खुद ही एस्टेब्लिश कर रहा था। बोला हाँ हाँ ठीक है, हम एक रखे गुलाम, अंग्रेजों का जमाना याद आ गया होगा जहाँ पे अंग्रेज लोग बैठते थे और एक भाग के एसी में पहुंचा, बोला जल्दी एसी चलाओ, परमिशन 5 बजे का लिया। 2.2 मिलियन वाले में आए कितने लोग? 150 पत्रकार, 150 कैमरामैन, 150 मुख दर्शक। कह रहे क्या चल रहा है, क्या है? हमारे यहाँ तो, हम लोग बिहारी है ना सर, हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जेसीबी को भी हम लोग कहते हैं पीछे, आजा आजा आजा, रिवर्स करा रहा है, आवेदा महाराज, तनिया सा बाएं खींच, 50 लोग जेसीबी को रिवर्स कराते हैं। कुल मिला के 150 लोगों की, 200 लोगों की भीड़ थी। आरफा खानम शेरवानी भी निराश हुई। अरे निराश, बीवी भी निराश हुई, आपको पता है कि नहीं? कह रही थी कि 1000-1500 लोग भी नहीं, बड़ा चढ़ा चला की बोल रही। तब बताइए, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि अगर ये विपक्ष क्या होप है, उम्मीद है, तो भारत के लिए मुश्किल होगी। फिर क्या होगा कि भले भाजपा समर्थक बीच बीच में बीजेपी को सही कर दे ट्यूनिंग करके, लेकिन ये विपक्ष जो है वो रुलाता है, एजेंडा विहीन, मुद्दा विहीन, सही मुद्दों को पिक करना नहीं है, और बड़ा खतरनाक। हाँ अभिषेक जी, एक चीज अगर आपको खाली जोड़ूंगा, एक चीज अगर आपको याद हो, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने, इससे पहले बीपी सिंह ये कर चुके कारनामा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ठग मंडली के इस पूरे तमाशे के बाद मैं लगातार कहता हूं कि भारत में कम से कम अगले 2-3-4 दशकों तक किसी भी नए क्रांति या नई राजनीति या नई पार्टी या आंदोलन, इसका भविष्य समाप्त हो गया। ये आप देखिए कॉकरोच, उसका सेकंड वर्जन भी वही है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल जी। अब बड़ी दिक्कत की बात है सर। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि हम अन्ना आंदोलन से डिसअपॉइंट हुए। कल मैं कह रहा था कि 2 आंदोलन जो हम बड़े जानते हैं, एक जेपी आंदोलन जिसने लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जी जैसे लोग दिए, सुशील मोदी दिए, बट अगला आंदोलन जो हुआ वो केजरीवाल लेकर के, बीपी सिंह बीच में हुआ, उसके बाद केजरीवाल। हाँ, तो मैं मानता हूं कि भारत में गांधी के नाम के आंदोलन की पृष्ठभूमि और ये सब ही अब समाप्त हो गया। ये ज्यादा डेंजरस चीज हुआ। अब सही कॉज के लिए कभी हम और आप भी बैठेंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं, कॉकरोच वाले टाइप। एकदम सही। अच्छा एक चीज बताइए, हाँ एक चीज बताइए, बंगाल पे ही जरा ममता के भविष्य पे ही बात करते हैं। ये तो साफ हो गया कि भाई बीजेपी, आपने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया कि जमीन पर जो काम कर रहा है, आपने आरएसएस का नाम लिया और कितनी मेहनत हुई आरएसएस की तरफ से, तो वो फीडबैक सिस्टम तो है कि भाई लेने का नहीं, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ चुन के आया हो और फिर बड़ा वो होगा। लेकिन आपने एक बात कही ना कि ये रोजगारी वाले लोग हैं, ये तो रोजगार खोजेंगे, इनको कहीं जाना है। तो अब टीएमसी अगर टूटेगी तो मुझे 2 लाइन याद आ रही है कि शामे गम जब बिखर गई होगी, जाने किस किस के घर गई होगी। तो क्या अब ये माना जाए कि कांग्रेस या लेफ्ट, ये दोनों मजबूत होंगी या इनमें से कौन ज्यादा मजबूत होगी? टीएमसी से निकला हुआ या गिरा हुआ वो कहाँ अटकेगा? ज्यादा अटकेगा वो कांग्रेस के पास या सीपीएम के पास? क्योंकि रिजल्ट ने अगर फालता का उठा लीजिए तो देखिए, जब विकल्प के रूप में आता है, माहौल बदलने के बाद आता है, तो सीपीएम पे ज्यादा भरोसा होता है, कांग्रेस पे कम होता है। तो ये क्या देख रहे हैं? ममता
कि लोग बिखरेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के दरवाजे तो फिलहाल बंद है। नहीं नहीं, ममता के ये बिखरे हुए लोग अभी नहीं जा सकते कांग्रेस और इनके पास, ये अलग ही लड़ेंगे, समय और ये देखेंगे। बड़ी बात ये है, ठीक है, ये जो बिखरे हुए लोग हैं इनका भविष्य तो 2029 है ही नहीं, इनका भविष्य 2030 तय करेगा। अभी जो ये बची हुई ममता है, 3-4 सांसद वाली, 20 विधायक वाली, ये कांग्रेस के साथ अलाय होगी, क्योंकि अब बराबर बराबर का निगोशिएशन आ गया, कांग्रेस हमेशा बराबर वालों से बात करती है, ठीक है। लेकिन इनकी लड़ाई होगी एक कैडर जिनका पहले से है मजबूत, उस लेफ्ट से। और इस बार लेफ्ट और इनके बीच कंफ्यूजन मुसलमानों और इनके अंदर ज्यादा होगा कि किसको वोट करा जाए, क्योंकि दोनों बराबर पर खड़े हैं। तो आपको पता नहीं होता कि जीतने का एटमॉस्फेयर किसके पास है, जीतने की कैपेबिलिटी किसके पास है, ठीक। अब आपने जो उसके अंदर पूछा कि ममता बनर्जी का यहां से भविष्य, ममता बनर्जी राज्यसभा भी तो नहीं जा सकती, 60 विधायक टूट गए ना, लोग समझ ही तो नहीं रहे हैं यही बात। हम तो राज्यसभा भी किसी को इस्तीफा दिलवा के नहीं जा सकती। तो मैं तो सेंटर में और दिल्ली की पॉलिटिक्स में ममता बनर्जी को देखता ही नहीं हूं। बड़ी बात है कि हुमायूं कबीर के दया पे क्या वो बंगाल के अंदर बंगाल की पहले लड़ाई लड़ेगी अपनी जमीन जो खोई है वो बचाने? अरे उनके सामने तो नंदीग्राम भी है, नंदीग्राम कहने जाके लड़ लेती, लड़ ले तो नहीं, वो तो आपको भी पता है कि नंदीग्राम नहीं जीतना। एट द एज ऑफ 71 मैं तो ये डाउट में हूं कि हुमायूं कबीर के द्वारा छोड़ी गई सीट भी ममता बनर्जी जीतेंगी या नहीं। भले मुसलमानों का एक मुश्त वोट है, पहले हम इस बात को भी समझ लेते हैं, मान लीजिए कांग्रेस के बैठ कर, लेकिन जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी ने क्रैकडाउन किया है, क्या पता इस वक्त अलतकिया खेला जाए और ये कहा जाए कि भाई इस वक्त ममता बनर्जी को हरा दो, शुभेंदु का थोड़ा क्रैकडाउन कम हो जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी है सर, मैंने तो रंगत बदलते देखा है ना, आपने देखा है रंगत बदलते हुए इनकी। तो एक मैसेज देने के लिए कि भाई थोड़ा कम डंडा मारेंगे, ममता को ही हरा देते हैं, तब क्या करेंगे ममता बनर्जी? इसलिए उनका सेफेस्ट यही है कि वो यूसुफ पठान को किसी तरह मनाए, हटाए, जो करना है करे और लोकसभा लड़े। वो हो नहीं रहा है। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, पार्टी से निकाल दीजिएगा यूसुफ पठान को, तो उसका लोकसभा का सीट खत्म होगा नहीं, जब तक उसके अंदर स्वेच्छा का बीज अंकुरण नहीं होगा। तो ममता बनर्जी का राजनीतिक अस्तित्व गंभीर, बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। बिल्कुल। और उससे ज्यादा गंभीर संकट अभिषेक बनर्जी और उनकी मेहरारू, सॉरी उनकी वाइफ के ऊपर है। बहुत जल्दी जल्दी एफआईआर हो रहा है, जल्दी जल्दी कार्रवाई हो रही है। मैंने सोचा था कि अभिषेक बनर्जी और उनकी वाइफ जेल नहीं जाएंगे, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि उनके जेल जाने का टाइम आ गया, बहुत ये तो साफ। हाँ, टाइम एकदम। और मुझे लगता है दर्शकों की ये सब कुछ आपको वेस्ट बंगाल में जल्दी जल्दी इसलिए होते हुए दिखाई दे रहा है, जो गति तेज है। अभिषेक जी ने तो बड़ा डिटेल में बताया, लेकिन शुभेंदु क्योंकि सब जानते हैं, वो उसी का पार्ट रहे हैं, तो वो बंदा सब जानता है कि फाइलें कहाँ हैं, किसके कारनामे क्या हैं, वो फाइल कहाँ, उनको अधिकारियों से नहीं पूछना है खोजो इसके केसेस निकालो। शुभेंदु को खुद सब कुछ पर्सनल पता है, कुंडलियां उनके पास हैं। तो निश्चित तौर पर एक बात तो तय है अभिषेक भाई कि ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे से ज्यादा मजा देंगी। मतलब आना राजनीतिक आनंद, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी और पार्टी टूटने के बाद उन्होंने इस देश की राजनीति को आनंद दिया, ममता बनर्जी एक दूसरे टाइप की महिला है, तो वो तो और आनंद देंगी। अभी राजनीति आगे देखने वाली होगी, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और आएगा कि अभी तक जो संभावना दिख रही है दर्शकों, वो यही दिख रही है कि बीजेपी ने दरवाजे बंद किए हैं। हाँ, ये जो अलग से ये जो टीएमसी है विदाउट ममता बनर्जी, इसका एक अलायंस हो सकता है। इस पर कभी आगे बात करेंगे कि क्या एक अलायंस के रूप में ये एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि भविष्य में कोई तो जगह इनके लिए होनी चाहिए, या तो ये विपक्ष में बैठे इंडिया अलायंस से अलग हो, या तो एनडीए से इनका एक अलायंस हो। तो कुल मिला के संसद वाले नंबर में बीजेपी को फायदा हो सकता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी 29 तक। हालांकि राज्यसभा तो पहले ही खत्म हो जाएगा। अभिषेक भाई, बड़ी डिटेल से आपने बंगाल पे बात की। दर्शकों, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। जैसे आप प्रारब्ध को स्नेह देते हैं, द अभिषेक तिवारी शो को भी आपका स्नेह उसी तरह मिलता रहे। इसी कामना के साथ मुझे यानी अवनीश और अभिषेक तिवारी हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय